नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले अबाउट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। फर्दर सीएनएस फार्माकोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में पढ़ेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी मैनियक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इन सब जो डिसऑर्डर्स हैं इन सब के बारे में हमें इन डिटेल पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। दिस विल बी अ प्योर पैथोफिजियोलॉजी वीडियो अबाउट द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में हमें ये पता करना होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक होते हैं मेजर मेंटल इलनेस वाले, एक होते हैं माइनर मेंटल इलनेस वाले। मेजर और माइनर को हमने इसमें क्यों आइडेंटिफाई किया या क्यों क्लासीफाई किया हुआ है? क्लासीफाई करने के हमारे पास दो मेजर कारण रहते हैं। मेजर मेंटल इलनेस में जो आपके पास डिसऑर्डर की स्टेट रहती है वो लॉन्ग टर्म, मैक्सिमम केसेस में आपको लॉन्ग टर्म स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म स्टेट देखने को मिलती है। दूसरा मेजर कारण ये है कि मेजर के लिए कि जो भी इंडिविजुअल मेजर कैटेगरीज में आ जाता है उसकी बॉडी में या फिर उसके ब्रेन सिस्टम में, अगर हम बात करें उसके ब्रेन सिस्टम में आपके पास जो भी डिसोरिएंटेशन हो रही है ब्रेन में वो सीरियस डिसोरिएंटेशन देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें सीरियस डैमेज टू द ब्रेन, सीरियस डैमेज सीरियस डैमेज टू ब्रेन, तो ये कंडीशंस हमारे पास दो मेजर कंडीशंस है कि जिसके कारण हमने मेजर मेंटल इलनेस को एक अलग कैटेगरी में रखा है। अब इसमें आपके पास एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आपके पास जो मेजर मेंटल इलनेस वाली कंडीशंस है दे आर इंटरलिंक्ड एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, दे आर मेनली एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। ठीक है जी, तो ये मेजर तीन कैटेगरीज आ जाती है। अगर हम बात करें माइनर मेंटल इलनेस के बारे में, तो माइनर मेंटल इलनेस का क्या रहेगा कि यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्यूरेशन जो है वो हर टाइम ही शॉर्ट टर्म हो। मैक्सिमम केसेस में लॉन्ग टर्म भी होती है। तो यहाँ पे आपको माइल्ड से लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है, माइल्ड से लॉन्ग टर्म इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके ब्रेन में कोई नॉन सीरियस डैमेज नहीं होता है। जो डैमेज है वो भी माइल्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? डैमेज हमेशा यहाँ पे माइल्ड डैमेजेस रहते हैं। तीसरी कैटेगरी ये रहती है, ये भी जैसे कि यहाँ बोला गया दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ईच अदर, मतलब एक एक डिसऑर्डर दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये यहाँ पे याद करने वाली है कि अगर इफ इफ माइनर इलनेस इफ माइनर मेंटल इलनेस इज प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, अगर आपके पास जो माइनर मेंटल इलनेस है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इट कैन बी कन्वर्टेड टू मेजर इलनेस। ठीक है, मेजर इलनेस मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा बताने का ये मतलब है कि अगर मेंटल इलनेस जो माइनर कैटेगरी की है, अगर इसकी ड्यूरेशन या इसका जो एक्सपोजर है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है तो ये मेजर मेंटल इलनेस की कैटेगरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं मेजर कैटेगरी और माइनर कैटेगरीज में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर हम मेजर कैटेगरी के बारे में बात करें तो मेजर कैटेगरी में हम मैक्सिमम केसेस में लेते हैं साइकोसिस। ठीक है, हम जिन्हें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स भी बोलेंगे। और दूसरी केस में हम बोलेंगे न्यूरोसिस। अब क्यों हमने साइकोसिस बोला, क्यों हमने न्यूरोसिस बोला, इसके पीछे भी हमारे पास एक रीज़न है। रीज़न ये रहता है, साइकोसिस में आपके पास ब्रेन के एक पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टम or slash area of brain is affected, area of brain is seriously affected, is seriously अफेक्टेड। मीन्स बहुत ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइकोसिस के केस में जो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा ब्रेन का, दैट विल बी सीरियसली अफेक्टेड। न्यूरोसिस के केस में आपके पास क्या रहेगा, ज़्यादातर जो डिसऑर्डर्स की कैटेगरी होगी, ज़्यादातर जो डिसऑर्डर की कैटेगरी होगी, इट विल बी कॉज ड्यू टू दी abnormalities इन दी न्यूरोट्रांसमिशन। ठीक है, abnormalities इन न्यूरोट्रांसमिशन, जब आपका न्यूरोट्रांसमिशन में जो भी abnormalities आई उनके कारण यहाँ पे आपको न्यूरोसिस की कंडीशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोसिस में आपके पास दो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, दैट इज कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड यू आल्सो हैव द फंक्शनल डिसऑर्डर्स। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की, जिसे हम एक्यूट क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली इनमें आपको कई जैसे मेमोरी लॉस, डिफेक्टिव मेमोरी, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। मींस यहाँ पे जो बिहेवियरल चेंजेस है, क्या है, बिहेवियर चेंजेस आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहेवियर मेजर बिहेवियर चेंजेस,
जैसे डिमेंशिया की कंडीशन आ जाएगी, इंडिविजुअल एकदम से खुश हो जाएगा, एकदम से नाराज हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। फंक्शनल डिसऑर्डर्स में आपके पास बेसिकली क्या देखने को मिलता है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में हमें कई सारी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जहाँ पे वायलेंट बिहेवियर हो गया, या फिर इंडिविजुअल एक लिमिट से ज़्यादा, देखिए हर हम एक ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा सैड होना बनता है, ठीक है, हमारा उदास होना बनता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा उदास हो जाना, उसे हम फिर एक डिसऑर्डर की स्टेज में ले लेते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर में आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया आ जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिप्रेशन और मैनिया, ठीक है, डिप्रेशन एंड मैनिया, ये सारे आपको डिसऑर्डर, जो मेजर डिसऑर्डर्स है, ये देखने को मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है लाइफ से, रियलिटी से नाता उड़ जाता है, वो सोचता ही नहीं कि ये रियलिटी है, वो एकदम से रियलिटी से परे हो जाता है। डिप्रेशन में इंडिविजुअल एक ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उदास हो जाता है, ठीक है, सैडनेस आ जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन को कई केसेस में सेम लिया जाता है, पर सेम नहीं होते हैं। एंजाइटी एक न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसिस कंडीशन आ जाती है, डिप्रेशन एक साइकोसिस कंडीशन आ जाती है। साइकोसिस का मतलब कि साइकिक हो गया है पेशेंट, पेशेंट पागल हो चुका है। जैसे मैनिया की कंडीशन में इंडिविजुअल बहुत ही वायलेंट बिहेवियर होगा, वायलेंट बिहेवियर होगा पेशेंट का, ठीक है, आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा ना कि कोई भी पागल आया, वो कुछ भी बोल रहा है, कोई किसी को भी मार रहा है, किसी को भी पीट रहा है, वो सारी कंडीशंस आपको मेनिया में देखने को मिलती है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूरोसिस में आ जाते हैं। न्यूरोसिस में हम बेसिकली एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ भी न्यूरोट्रांसमिशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेन सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेजर इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो रहेगा न्यूरोट्रांसमिशन का। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूरोट्रांसमिशंस में, तो आपको ये देखने को मिलेगा एंजाइटी का केस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइटी का केस, घबराहट का केस, एंशियस सब होते हैं, सब घबराते हैं, ठीक है। जब पेपर होता है कि कोई भी एग्जाम होता है, उसके पहले सब घबराते हैं, लेकिन मेजर क्या होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा जब इंडिविजुअल घबराने लग जाता है, तो वो आ जाती है कौन सी स्टेज, इट कम्स टू दी एंजाइटी स्टेज। नेक्स्ट है फोबिया। जैसे हर किसी को किसी भी टाइप का फोबिया होता है, जैसे कोई किसी को ब्लड से फोबिया हो गया, हेमाटोफोबिक हो गया कोई, ठीक है, कई किसी को हाइट से फोबिया हो गया, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को बात करने से फोबिया होता है। तो मतलब फोबिया मतलब एक तरीके का डर, इंडिविजुअल की बॉडी, इंडिविजुअल एक डर की कंडीशन में आ जाता है, फियर की कंडीशन में आ जाता है, एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्टिमुलस से, जैसे पानी से, हाइट से। ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ओसीडी शायद मुझे है, क्योंकि क्या होता है, ओसीडी वाले जो पेशेंट्स होते हैं या फिर ओसीडी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको चाहिए कि उनके आसपास सारी चीज़ें एकदम साफ सुथरी हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ही ज़्यादा। एक लिमिट, हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब इंडिविजुअल करता है ना, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगने लग जाता है। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि इंडिविजुअल जो है ना, रिचुअल बिहेवियर्स हो गए या फिर मतलब कि स्टूपिड बिहेवियर्स करने लग जाता है। मतलब उसको चाहिए, उसको ये है कि चद्दर पे एक सिलवट भी ना आए, सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे हो, एक एक जगह पे हो, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कोई ट्रॉमा की कंडीशन में चला गया, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, किसी भी टाइप का ट्रॉमा है। पोस्ट मीन्स ट्रॉमा के बाद वाला जो स्ट्रेस आया, जिसके कारण इंडिविजुअल की बॉडी में कई सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अब यहाँ पे मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपके पास डोपामिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए, सेडेशन के लिए आपका गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। साथ के साथ आपका नॉन एड्रेनालिन भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, जो कि इनकी पैथोफिजियोलॉजीज में काम आएगा। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे आप हैप्पी हार्मोन भी बोलते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हैप्पी हार्मोन है और ये सारे सैड डिसऑर्डर्स है, आपकी बॉडी में ये सैडनेस प्रोड्यूस करेंगे। कई केसेस में ये इसका ही इंक्रीज होगा, कई केसेस में इसका ही डिक्रीज होगा। इनकी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो साइकियाट्रिक इलनेस आ जाती है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो साइकियाट्रिक इलनेस, जो हमने फर्दर उनकी ड्रग्स पढ़नी है, उसमें कौन कौन सी आपके पास डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा साइकोसिस। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास साइकोसिस। देखिए, साइकोसिस का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। अगर सिंपल भाषा में समझना है, ठीक है, सिंपल भाषा में, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि इंडिविजुअल को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो एकदम से शॉक की कंडीशन में चला गया। शॉक ये यहाँ पे आपका कुछ हार्ट से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड विद योर लाइफ, ठीक है, साइकोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादातर केसेस में किस में रहेगा, वो डे ड्रीमिंग या हेलुसिनेशंस में रहेगा। क्या रहेगा, हेलुसिनेशंस में रहेगा, कि उसको नहीं पता उसके साथ वो बस ख्वाब ही देखता रहेगा, हेलुसिनेशंस देखता रहेगा। अगर हम थोड़ा मेडिकल साइंस के रिलेटेड बात करें यहाँ पे, तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड अगर बात करें, तो
यहाँ पे इंडिविजुअल की डिसओरिएंटेशन हो जाती है। एक होती है ओरिएंटेशन, पर डिसओरिएंटेशन का मतलब कि इंडिविजुअल का नॉर्मल लाइफ से डिसओरिएंटेशन फ्रॉम नॉर्मल लाइफ, ठीक है। नॉर्मल लाइफ, जैसे कि हम सबको पता है हम जमीन पे चलते हैं, बट जो साइकिक पेशेंट होगा या साइकोसिस से पीड़ित पेशेंट होगा वो हवा में चलेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं हवा में चल रहा हूँ। ये किसी भी इस वजह से नहीं हो रहा है कि इंडिविजुअल ड्रग अब्यूज कर रहा है या एक्सेसिव ड्रग कंजप्शन कर रहा है, नहीं, दिस इज ओनली कॉज अगर किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस आ गया है या फिर मेंटल ट्रॉमा आ गया, किसी की लाइफ में मेंटल ट्रॉमा आ गया उसके कारण हेलुसिनेशंस देखने को मिल सकती है, थॉट इंसर्शन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग जैसी कंडीशन, मतलब क्लियरिटी नहीं होती, अनएबल टू थिंक क्लियरली, अनएबल टू थिंक क्लियरली, ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि इंडिविजुअल साफ सफाई से पूरी अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता है। चलिए ये तो हो गए इसके बेसिक सिम्टम्स, बेसिक चीज़ें, लेकिन अगर हम मेजर जो अगर हमने अभी बात करनी है दैट इज़ अबाउट दी कॉजेज़, ठीक है। हमने बात करनी है कॉजेज़ के बारे में कि क्यों हो रहा है, ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि बंदा साइकिक हो गया है, बंदा पागल हो चुका है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में भी समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस तरीके से काम धंधा यहाँ पे हो रहा है। कॉजेज़ में आपके पास 2 मेजर कॉजेज़ रहते हैं। सबसे पहला है आपके पास फंक्शनल कॉजेज़, बॉडी के कुछ फंक्शंस है, उसमें अगर कोई डिसरप्शन हो रही है किसी भी कारण उस वजह से, और दूसरा है आपके पास नॉर्मल या फिर ऑर्गेनिक कॉजेज़। कौन से है? फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक कॉजेज़। फंक्शनल कॉजेज़ की अगर हम बात करें, फंक्शनल कॉजेज़ में इंडिविजुअल की जो बॉडी है, ठीक है? इंडिविजुअल की बॉडी है वो पहले से किसी और कंडीशन में है, किसी और साइकिक कंडीशन में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं 5 दिन तक ना सुलाऊँ, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आप जाके इंटरनेट पे इसे सर्च करिएगा, रशियन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनमें से कई सोल्जर्स को लिया गया था, और रशिया, शायद ये रशिया की गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कि हमारे सोल्जर्स बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, मतलब खाए पिए भी पर बिना सोए कितने दिन तक एक अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, वॉर को लड़ सकते हैं। तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स को 5-6 सोल्जर्स लिए थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, उनको लिया गया और उनको एक चेंबर में डाला गया। उस चेंबर में एक गैस दी गई कि उस गैस को देने की वजह से नींद नहीं आएगी। पहला दिन बीता, इंडिविजुअल्स नॉर्मल थे। दूसरा दिन बीता, इंडिविजुअल्स थोड़े-थोड़े से डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, मतलब एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। तीसरा भी दिन गया, चौथा दिन, 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि वो पूरी तरीके से साइकिक हो चुके थे, पूरी तरीके से साइकिक हो चुके थे, मतलब कि वो एक दूसरे को भी खा सकते थे। ऐसी केसेस भी देखे वहाँ पे, ऐसी कंडीशन भी देखी गई कि वो अपने आप को ही बाइट कर रहे हैं, अपने आप को ही चबा रहे हैं। और जब वो गैस उस चेंबर में से उस गैस को निकाल दिया गया, तब वो इंडिविजुअल्स बोल रहे थे कि वी नीड दैट गैस टू लिव, हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो गए थे। तो बेसिकली स्लीप डिप्रिवेशन को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था। आप जाके इंटरनेट पे ये समझ भी सकते हो। एक उसमें से एक इंडिविजुअल का जब उसने अपने आप को सीरियस वुंड्स दे दिए, काट-काट के उसने अपने आप को सीरियस वुंड्स दे दिए, तो उसको सर्जरी के लिए बोला गया, और सर्जरी में जब उसे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग दी गई तो उसकी बॉडी सोई ना, इवन आफ्टर हाई डोज़, कि वो मेडुलरी पैरालिसिस की स्टेज में भी चल जाए, फिर भी उसकी बॉडी सेंसिटाइज़ हो ही नहीं पाई। तो अगर स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा है, अगर मैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्लीप डेप्रिवेशन एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कॉमन कॉज़ है। अगर कोई इंडिविजुअल साइकिक है, मतलब कोई अच्छे से नहीं सो रहा है, मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स हो, आपको 6 टू 7 आवर्स की लेनी चाहिए। आपको कई जगह यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, बोलेंगे 6 घंटे सो, 14 घंटे पढ़ो। देखो, वो 14 घंटे पढ़ने चाहिए, बट आपकी रेस्ट पीरियड भी उतना ही होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल स्लीप डिप्राइव्ड हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का क्लिनिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, क्लिनिकल या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है इंडिविजुअल की लाइफ में, उसके कारण भी इंडिविजुअल साइकिक हो जाता है, क्योंकि फिर वो समझ नहीं पाता, वो परेशान हो जाता है, जिसके कारण इंडिविजुअल साइकिक हो जाता है। साथ के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम मैनियक भी बोलते हैं, ठीक है? बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम मैनिया भी बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल पहले से ही मैनियक कंडीशन में है तो चांसेस है कि ही कैन ऑल्सो बी साइकिक। और जैसे दूस दूसरी कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, ऐसी कंडीशंस है, अगर फंक्शनल कॉजेज़ ऐसे होते हैं तो साइकोसिस प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरी जगह अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कॉजेज़ में, तो ऑर्गेनिक कॉजेज़ में ये हो सकता है कि किसी भी तरीके का पहले से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे अगर इंडिविजुअल पहले से ही ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में है, अगर ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में है तो उसका ब्रेन पहले से ही डैमेज हो चुका है। ब्रेन पहले से डैमेज हो चुका है तो इमोशनल एरिया, इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी वो डिग्रेड हो जाती है। सिफिलिस एक इस तरीके की एसटीडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसटीडी है ये सिफिलिस।
जो एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसमें भी बेसिकली इंडिविजुअल साइकिक कंडीशन हो सकता है क्योंकि ब्रेन को ही टारगेट करती है। अगर इंडिविजुअल जैसे और कोई डिसऑर्डर में है, पार्किंसन की स्टेज में है, ठीक है, अल्जाइमर्स की स्टेज में है, अल्जाइमर्स में है, तो भी वो साइकिक हो सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कुछ अलग डिसऑर्डर्स है जिसके कारण इंडिविजुअल आपके साइकोसिस की कंडीशन में आ सकता है। दूसरा हो गया अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोल दो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो आपकी बॉडी में आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। आयंस की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगी तो न्यूरोकेमिकल्स की भी वर्किंग एक्टिविटी उस तरीके से इफेक्ट होगी। साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिविजुअल किसी भी तरीके की ड्रग्स ले रहा है या ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस ले रहा है, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है? अगर वो पहले से ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, ठीक है? अगर और भी आपके पास कई सारी ड्रग्स है, जैसे कई ओवर द काउंटर ड्रग है, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स, ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स जो फर्स्ट जनरेशन की है, प्रोमेथाजिन वगैरह, या फिर लिवोसिट्राजिन, ऐसी अगर ड्रग्स ले रहा है तो भी वो साइकिक कंडीशन में आ सकता है। अगर लेकिन एंटीहिस्टामिनिक हाई डोज पे होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ऐसी कुछ ड्रग्स है, और साथ के साथ आपके पास कुछ प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स है। फॉर एग्जाम्पल जो हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ रहे हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल को नींद नहीं आ रही, वो स्ट्रेस में है, तो वो बोलेगा मेरे को नींद की दवाई दे दो। अगर वो नींद की दवाई कौन सी होती है? सेडेटिव हिप्नोटिक होती है, स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं ना उन्हें। तो अगर बार्बिचुरेट्स ले रहा है, बेंजोडाइज़ेपिन्स ले रहा है, ठीक है, ऐसी अगर ड्रग्स ले रहा है तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? साइकिक कंडीशन में भी आ सकता है, ठीक है जी। तो साइकोसिस एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैनिया। मैनिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई केसेस में बोलते हैं यार मैनिया और साइकोसिस एक जैसी तो है नहीं, दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब डिफरेंट चीज़ें क्या देखने को मिलती है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैनिया की कंडीशन जो होती है इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इज दैट दिस एट बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है इसे? बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों बोला जाता है इसे बाइपोलर डिसऑर्डर? अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिविजुअल में एपिसोड्स आते हैं। क्या आते हैं? वी हैव दी एपिसोड्स, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ व्हाट? एपिसोड्स ऑफ मैनिया। एपिसोड्स ऑफ मैनिया। अब वो हो सकते हैं हाई, अगर हाई की कंडीशन में है तो उसे हम मैनिया बोलेंगे। लो की कंडीशन में है तो हम उसे डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। हाई की कंडीशन में है तो हम उसे मैनिया बोलेंगे, लो की कंडीशन में है तो हम उसे डिप्रेशन बोलेंगे। जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन जो होती है वो अराउंड 3 to 14 डेज तक रह सकती है, ठीक है, 3 से 14 दिन तक रह सकती है। या फिर अगर हम बात करें डिप्रेशन वाली स्टेज की, अगर सीरियस मैनिया की कंडीशन है तो ग्रेटर देन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स से भी ऊपर कंडीशन जा सकती है, तो ये एक सीरियस डिसऑर्डर हो जाता है। अगर हम बात करें मैनिया की, तो मैनिया को हम इमोशनल रोलर कोस्टर भी बोलते हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर। क्यों इमोशनल रोलर कोस्टर इसे बोला गया? क्योंकि मैनिया की कंडीशन में इंडिविजुअल सडनली हैप्पी हो जाएगा, सडनली सैड हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि सडन हैप्पीनेस विथ और सैडनेस, एकदम से खुश हो जाएगा, एकदम से उदास हो जाएगा। इसलिए हमने हाई और लो की कैटेगरी में इसे आइडेंटिफाई किया है। अब और क्या क्या कंडीशंस है जो मैनिया की पैथोफिजियोलॉजी में आपको काम आएगी? देखिए मैनिया की जो कंडीशंस है वो बेसिकली इन्वॉल्व है आपकी जो भी सिम्टम्स है, जो भी मैंने आपको कॉजेज बताया ना यहाँ पे, ठीक है, कॉजेज बताया यहाँ पे, यही कॉजेज इन्वॉल्व रहेंगे मैनिया में भी। अब मैनिया में भी यही कॉजेज इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और न्यूरोकेमिकल रिलेटिव भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे मेजर जो है यहाँ पे एपिनेफ्रिन का डिस्ट्रप्शन हो रहा है। मेजर जो न्यूरोकेमिकल है वो है नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनालिन, उसका डिस्ट्रप्शन हो रहा है जिसके कारण इंडिविजुअल सडन हैप्पीनेस और सडन सैड की कंडीशन में आ रहा है। अगर न्यूरोकेमिकल्स के बारे में बात करें, अगर और बाकी तो दूसरे आपको पता ही एग्जांपल्स, साइकोलॉजिकल एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, कि इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा बीमार है। एक इंपॉर्टेंट रहता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिकली का मतलब ये हुआ कि या तो इंडिविजुअल अगर कॉन्जेनाइटल ट्विन्स है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल ट्विन्स है, या फिर अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है, उनकी कंडीशन में ज़्यादातर आपको मैनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, ताकि वो इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ध्यान से समझे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सडन हैप्पीनेस और सडन डिप्रेशन के बारे में। सडन हैप्पीनेस के लिए इन्वॉल्व रहता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, और सैडनेस के लिए भी इन्वॉल्व रहता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हैप्पी हार्मोन। आपकी बॉडी का हैप्पी हार्मोन है ये, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास हार्मोन है, अब आपके ब्रेन में ना एक टेम्पोरल लोब में, जो टेम्पोरल रीजन है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं एमाइग्लेडा। एमाइग्लेडा,
अब इसको क्यों मैं लेके आया यहाँ पे, अब ध्यान से समझना। ये वो एरिया है आपकी ब्रेन का जो कि इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ द एरिया ऑफ योर ब्रेन विच कंट्रोल्स द बॉडीली इमोशंस और द इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की एक्टिविटी हो रही है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगी, जिसके कारण आप खुश या उदास होगे। अब यहाँ भी इसके अमाइग्लेडा भी कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, टेम्पोरल लोब में कुछ इस तरीके से होता है। ये भी 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये त्रिशूल टाइप मैंने बना दिया, अब ध्यान से समझ लेना इसे, ठीक है। 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में डिवाइडेड होता है। वुमेन के केस में बात करें तो लेफ्ट पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होता है, मेंस के केस में बात करें तो राइट पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होता है। मेंस इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन्स, तो वहाँ पे लेफ्ट पोर्शन की एक्टिविटी कम देखने को मिलती है। इसी के कारण ये जो अमाइग्लेडा है, ये अगर इस पे 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाए तो आपको मैनिया कंडीशन आ जाती है, और मैनिया कंडीशन डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है विद अग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर, अग्रेसिव सेक्सुअल aggressive sexual behavior, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस मेंस्ट्रुएशन फेजेस, ठीक है जी। तो मैनियक जो इंडिविजुअल्स, खासकर वुमेन्स के केस में, वहाँ पे ज़्यादातर कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है एज कम्पेयर टू मेंस। हार्मोन्स का भी यहाँ पे थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी में हार्मोनल इम्बैलेंस का भी यहाँ पे रोल रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि यहाँ पे आपके पास रीजन होता है एचपीए रीजन, ठीक है। एचपीए एक्सिस बोलूँगा मैं, एचपीए एक्सिस। एचपीए एक्सिस का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी पिट्यूटरी और एड्रेनलिन एक्सिस, ठीक है। ये वो एक्सिस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन सिक्रीशन के लिए, कॉर्टिकल हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए। ये कॉर्टिकल हार्मोन्स फिर डिसाइडिंग बात करते हैं किसका, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की सिंथेसिस या फिर सिक्रीशन लेवल्स का। हम बेसिक अगर बात करें यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के लेवल्स की, सिंथेसिस या सिक्रीशन नहीं, लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो यहाँ पे आपको सीरियस कंडीशंस देखने को मिलती है जो कि स्टिमुलेट करेगी 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के लेवल्स को। 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के लेवल अगर स्टिमुलेट हो गए यहाँ पे तो आपके पास मैनिया की कंडीशन ओवरऑल प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये रह सकती है पैथोफिजियोलॉजी में कि अगर इंडिविजुअल पहले से ही कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अगर ले रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में इंक्रीज्ड एनर्जेटिक एक्टिविटी या एकदम से इरिटेटेबल बिहेवियर आ जाएगा, वो बेफालतू में किसी को मारने लग जाएगा, नींद एकदम कम आ जाएगी, पुअर जजमेंट, अनरियलिस्टिक बिहेवियर्स ऐसे देखने को मिलते हैं। मैनिया की कंडीशन और साइकोसिस की कंडीशन सेम बोल ली जाती है बट होती सेम नहीं है। अब फर्दर आते हैं डिप्रेशन, जो आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स भी इसका शिकार है। डिप्रेशन डिप्रेशन एक आजकल एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर बन चुका है। 10 आउट ऑफ 3 पर्सन्स, मतलब हर एक तीसरा पर्सन जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन से पीड़ित रहता है। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 न्यूरोकेमिकल्स है जो कि है नॉन एड्रेनलिन, उसका डिक्रीज हो जाएगा, और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, दोनों का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और नॉन एड्रेनलिन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल सैड रह रहा है, उदास रह रहा है। अगर उदास रह रहा है तो ये दोनों का डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिप्रेशन के लिए। अब देखिए डिप्रेशन में सैडनेस आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सैडनेस तो सबको होती है, हम सब ह्यूमंस है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा उदास हो रहे हो और सेक्सुअल नहीं, और नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल सुसाइडल थॉट्स भी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण इंडिविजुअल डिप्रेशन की स्टेट में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली डिप्रेशन है। अब यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं यहाँ पे और सबसे सीरियस सिम्टम्स रहते हैं वो रहते हैं इंडिविजुअल सुसाइडल थॉट्स। और ये थॉट्स जब रोके ना जाए तो इंडिविजुअल सुसाइड कर भी लेता है। आपने कई केसेस रिसेंटली भी देखे हैं। सुसाइडल थॉट्स हो गया, टेंशन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज टेंशन, एंड इंडिविजुअल इज नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे मैनिया और साइकोसिस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मैनिया और साइकोसिस से बिल्कुल अलग है। इंडिविजुअल बाहर कुछ दिखाता है और अंदर से कुछ होता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम बात करें, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ये दोनों इन्वॉल्व है। साथ के साथ एक और इन्वॉल्वमेंट रहती है यहाँ पे इसकी, डोपामिन की, क्योंकि डोपामिन भी इन्हीं दो चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, मतलब इन्हीं सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो जो डिप्रेशन है उसमें भी कई सारी स्टेजेस आ जाती है। जैसे एक तो हो गया आपके पास मेजर डिप्रेशन, ठीक है, इंडिविजुअल सीरियस डिप्रेशन में है, कुछ बात नहीं कर रहा है, किससे कुछ बात नहीं कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। एक होता है डिसइथमिया की कंडीशन। डिसइथमिया की कंडीशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एक माइल्ड, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन में है, बट वो डिप्रेशन लॉन्ग टर्म है, मतलब जो उसकी ड्यूरेशन है वो लॉन्ग है। माइल्ड डिप्रेशन बट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स मैनिया की कंडीशन में होते हैं वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण भी डिप्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसी का है कि मैनियक डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में और अगर मैं आपके बारे में आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे कई सारी हाइपोथेसिस आई डिप्रेशन को समझाने के लिए, लेकिन ये जो डिप्रेशन को समझाने के लिए आज तक कोई भी हाइपोथेसिस पूरी तरीके से डिप्रेशन को, उसके एक्टिविटी को नहीं समझा पाता है। डिप्रेशन जो है, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल के सडन जो इवेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण उसकी मोटिवेशन या फिर उसका जो इंटेंस ऑफ वर्क है
वो कम हो रहा है, इंटेंस ऑफ वर्क इज गेटिंग डाउन। जब ये दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही है तो इंडिविजुअल की बॉडी में क्या हो रहा है, ये सब मूड बिहेवियर्स को चेंज करेंगे। दे विल ऑल्सो चेंज दी मूड बिहेवियर्स। जब ये मूड बिहेवियर्स आपके चेंज हो गए, इंडिविजुअल के मूड बिहेवियर्स चेंज हो गए, तो वो खाना कम खाएगा। खाना कम खाएगा तो नॉर्मली इन सब की जो सिंथेसिस है वो कम हो रही है, जिसके कारण जो इनका लेवल है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का लेवल एंड नॉन एड्रेनलिन का लेवल, ये दोनों, और साथ के साथ डोपामिन, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे, डोपामिन और ये कैटेकोलामीन्स है, दे आर बोथ इवेंचुअली इंटरकनेक्टेड, इनका डिक्रीज होगा एंड दे विल इनिशियली कंसीडर टू कॉज डिप्रेशन। अभी तक डिप्रेशन का कुछ मेजर रूट कॉज इन द पैथोफिजियोलॉजी कई सारी हमारे पास हाइपोथेसिस है, जैसे डिसरेगुलेशन, इसमें हम हेमोस्टैटिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, डोपामिन डिप्रेशन रोल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मेजर कॉज बताया गया है वो इन तीनों न्यूरोकेमिकल्स में डाउन रेगुलेशन या डाउन डिग्रेडेशन के कारण ही होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है पार्ट डिप्रेशन का। तो अगर हम डिप्रेशन की ड्रग्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को हम कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे, नॉन एड्रेनलिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाएंगे।